हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित मेड यूनिक क्लासेस में, जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आपका बायोलॉजी का 2019 नीट का कंप्लीट एनालिसिस। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और एनसीईआरटी बुक के कौन से पेज नंबर से वो क्वेश्चन आया वो भी बताने वाला हूं। इससे आपको क्या होगा कि आपको पता चलेगा एनसीईआरटी का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आता है, बस इधर उधर करके दे देता है जिसका विषय टफ होता है। तो यार आज आपको एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस पता चलेगा, हर क्वेश्चन में पेज वाइज बताऊंगा, तो कृपया इस वीडियो को फुल देखिए और अपने एनसीईआरटी बुक में मार्क कीजिए। ये वीडियो हर उस बंदे के लिए है जो अभी 11th में है, जो मेडिकल का सोच रहा है, जो अभी 12th में है, जिसने अभी ड्रॉप दिया, जो भी मेडिकल देना चाहता है। एक बार इस तरीके से आप पेपर एनालिसिस कर लीजिए, जो कि मैं कर रहा हूँ। तो आप अपने बुक में सीरियली उस तरीके से पेज वाइज खोल के मार्क कर लीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूले रोहित मेड यूनिक क्लासेस को, क्योंकि इस तरीके से वीडियो बहुत आते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे क्विज मैंने करा के रखे हैं, आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, आप जाके उसे सॉल्व कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो शेयर कीजिएगा हर एक नीट एस्पिरेंट के साथ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन मैं लाता हूँ चैप्टर 1 से, तो पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेलेक्ट करेक्टली रिटेन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। देखिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का काफ़ी सारा नियम है। ठीक है, उसी नियम के आधार पर ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है आपका, इसका आंसर जो होगा आपका बी होगा। ठीक है, क्योंकि जेनस जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और स्पेसिस स्मॉल लेटर, और ऑथर का नाम लास्ट में दिया जाता है। डेट इज मैंगो का साइंटिफिक नाम है मैग्निफेरा इंडिका, उसको डिस्कवर किया था कैरोलोस लिनियस ने। ठीक है, ये आपका एचएस फर्स्ट ईयर का बुक, आपका पेज नंबर 7 चला जाइए। पेज नंबर 7 एचएस फर्स्ट ईयर का बुक का आप थर्ड नंबर पैराग्राफ, थर्ड पैरा का आप सेकेंड लाइन देखिए, तो ये लाइन मिल जाएगा, सीधा एनसीईआरटी से ही उठा के दे दिया है, देखे ना। तो इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। चलिए, तब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 से दिया हुआ है, इसमें से आपको करेक्ट मैचिंग करना है। ठीक है, तो यार बड़ा ही सिंपल है, उतना भी टफ नहीं है, सीधे ही ये भी बुक से उठा के ही दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी बुक से। ये चैप्टर 2 से है। ठीक है, चैप्टर 1 से एक ही क्वेश्चन था, ये चैप्टर 2 से है। तो चलिए अब मैं सीधा फॉलोइंग करते हैं। हमें पता है कि सेप्रोफाइट क्या है, बताइए आप भी थोड़ा बताइए, सेप्रोफाइट क्या है। सेप्रोफाइट है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म करता है। ठीक है, तो ए का हो गया 4, सही है कि नहीं। आप लोग तो पढ़े ही होंगे ना, एनसीईआरटी में आप लोग पढ़ते ही रहते हैं, सब कोई एनसीईआरटी इतना पढ़ रहा है तो इतना तो पता ही होगा। पैरासाइट क्या है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करता है। ठीक है, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल। लिकेन क्या है, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंगाई। ठीक है, एंड माइकोराइजा जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगाई एंड प्लांट रूट। ठीक है, प्लांट रूट के साथ है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन आपको हमें जो देखने को मिल रहा है वो 4 में मिल रहा है। ठीक है, कि ए का 2, बी का 3, सी का जो है आपका 4 एंड डी का 1। सो द आंसर 4। आप इसको पेज नंबर 22 पे जाके खोजिए, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 का, आपको ये मिल जाएगा सब। देखिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन के तरफ और देखते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से है। Which of the following is incorrect? तो चलिए, morals and truffles are edible delicacies, एकदम बिल्कुल सही है। आप एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 24 का लास्ट पैराग्राफ पढ़िए और फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन पढ़िए, बढ़िया से दिया हुआ है। ठीक है, क्लेविकल इज ए सोर्स ऑफ मेनी एल्केलोइड्स एंड एलएसडी, बिल्कुल सही है। एलएसडी जो है आपका लिसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड है, जो हेलुसिनेशन करवाता है। ठीक है, तीसरा जो है कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली एंड एस्कोपोर्स एंडोजिनसली, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पेज नंबर 23 में पढ़िए इसको। एक्चुअली ये बेसिकली किंगडम फंजाई से क्वेश्चन पूछा है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है ईस्ट है फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड हाइफी, ये गलत है, क्योंकि ईस्ट ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जो फिलामेंट लेक करता है। ठीक है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर से एक फंगस है, इट लेक्स फिलामेंटस बॉडीज। ठीक है, तो ये गलत है। ये आपका पेज नंबर 22 में ही इसको देख लीजिए। तो देखिए, सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है।
तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो देख रहे हैं ना किस तरीके से मतलब सिर्फ टिपिकल पॉइंट को ही पूछ रहा है, मतलब एक्सेप्शन वाला को ही ज़्यादातर पूछ रहा है, पर क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, आप खोल के देखें मैं जो बोल रहा हूँ वो। तो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, वायरॉइड्स लेके प्रोटीन कोड, एकदम सही बात। वायरस का प्रोटीन कोड होता है पर वायरॉइड का नहीं होता है। ठीक है, ये वायरस से और भी छोटा होता है, इसलिए इसे वायरॉइड कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन कोड नहीं होता। बिल्कुल, ये तो सही स्टेटमेंट है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमने पढ़ा है इसको, बुक में आप पढ़िए। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोड, बिल्कुल गलत है ये। वायरस में जो इन्फेक्टेड कंस्टिट्यूट है वो प्रोटीन कोड नहीं है दोस्तों, वो जो है उसका जेनेटिक मटेरियल है, जो कि आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली एनिमल को जब इन्फेक्ट करता है वायरस तो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, कभी कभी डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है। ठीक है, तो चलिए अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डी, प्रायन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, बिल्कुल सही जवाब। प्रायन मतलब क्या? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन जो सिमिलर टू वायरस होते हैं उसे हम कहते हैं प्रायन। ये काफ़ी डिजीजेस कोज करती है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग का ये भी चैप्टर 2 से क्वेश्चन था, पेज नंबर 26। आप जाइए पेज नंबर 26 और इसे ढूंढिए और उसे मार्क कीजिए उसे सारे स्टेटमेंट को। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि है आपका प्लांट किंगडम से। ठीक है, 2000 नीट में आया हुआ। फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in। तो आप इसके लिए पेज नंबर 36 प्लांट किंगडम का खोलिए और उसमें टेरिडोफाइट का विषय में पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि फीमेल गेमिटोफाइट मतलब रिटेन होकर रखता है पेरेंट स्पोरोफाइट में। ठीक है, ताकि जो जाइगोट है विद इन फीमेल गेमिटोफाइट में डेवलप हो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन में सी डेविड का। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ है, पेज नंबर 36 आप पढ़िए। 8, ठीक है, ये आया हुआ है आपका एनिमल किंगडम से। तो इसमें पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फीचर, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑर्गन सिस्टम डेवलप है, बायलेटरल सिमेट्री होना चाहिए, एंड ट्रू सिलोमेट्स विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें किसमें है। तो चलिए हमें पता है एनिलिड में सब कुछ है, आर्थ्रोपोडा में भी है, कोर्डेटा में भी है, तो ऑब्वियसली ये सही होना चाहिए, पर हम क्रॉस चेक करते हैं, बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। चलिए, एनिलिडा सही है, आर्थ्रोपोड सही है, मोलस्का नहीं, मोलस्का हो नहीं सकता। मोलस्का क्या करता है? मोलस्का जो है अनसेगमेंटेड बॉडी होता है। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री होता है, ट्रू सिलम भी होता है। ठीक है, बायलेटरल भी होता है, ट्रू सिलम भी होता है, पर उसका मोलस्का में अनसेगमेंटेड बॉडी होता है। तो इसमें ये भी मोलस्का, तो ये होगा नहीं, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, ये एनसीईआरटी के आपका पेज नंबर 53 और 54, मतलब एनिलिडा, आर्थ्रोपोड और कोर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़िए, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर शायद ये 9 है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बस हमें टिक करना है। अगर पढ़े हैं तो पता होगा, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है सीधे पेज नंबर 51 और 52 में, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो पाइला जो होता है, पाइला का रेडुला होता है, सही है, और बॉम्बिक्स जो होता है, बॉम्बिक्स का आपका मल्फिगेन ट्यूब्यूल होता है। प्लूरोब्रांसिया जो है उसका आपका कॉम्प्लेट्स होते हैं, एंड टाइनिया जो है उसका फ्लेम सेल होता है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमें 2 में देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर है 2। तो एनिमल किंगडम से बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो मोलस्क है पाइला, वो मोलस्क फाइलम का एग्जाम्पल है, बॉम्बिक्स जो है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम का एग्जाम्पल है, प्यूलोब्रांसिया टिनोफोरा का एग्जाम्पल है, प्लेथीहेलमिंथेस टाइनिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, फ्लेम सेल जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। टिनोफोरा में आपको पता है 8 कॉम जेलिस होता है जो आपको लोकोमोशन में मदद करता है। पाइला में जो रेडुला होता है वो मतलब फीडिंग के लिए और हेल्प करता है। ठीक है, रेस्पिंग ऑर्गेन फॉर फीडिंग। और मल्फिगेन ट्यूब्यूल तो पता ही है, जो हमने पढ़ा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गेन में वो काम करता है।
तो देखिए यार क्वेश्चन घुरा फिरा के इसी तरीके से दे देंगे लंबा करके, ताकि आपको करने में समय लगे और टाइम लग जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछ रहा है प्रेजेंटेशन के बारे में। दिस इज फ्रॉम चैप्टर 5। ठीक है, पूछ रहा है प्रेजेंटेशन के बारे में। प्रेजेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट क्या है। तो हमने पढ़ा है हम लोग का प्रेजेंटेशन में अलग अलग टाइप के होते हैं, तो जिसमें आपका ओव्यूल इनर वॉल ऑफ ओवरी में रहता है वैसे प्रेजेंटेशन को हम पैराइटल कहते हैं। ठीक है, वैसे प्रेजेंटेशन को हम पैराइटल कहते हैं। हम लोग का प्रेजेंटेशन मार्जिनल भी होता है, एक्साइल भी होता है। बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 75। ठीक है, पेज नंबर 75 आप जाइए और प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़िए, तो देखिए सीधा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर मार्किंग में थोड़ा गड़बड़ हो रही है। ये क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए तो 9 होगा। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम आपका चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2019 में कि फोलियम इन जिम्नोस्पर्म लेग्स, मतलब जिम्नोस्पर्म में फोलियम क्या लेग करता है। तो चलिए देखते हैं। हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म में आपका फोलियम जो है लेग करता है सीप ट्यूब एंड कंपनियन सेल। ठीक है, बोथ सीप ट्यूब एंड कंपनियन सेल, तो इसका आंसर है आपका डी। एंड जिम्नोस्पर्म जो है उसके पास होता है आपका बोथ एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीप सेल। ठीक है, सो देखिए एनसीईआरटी का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, पेज नंबर 88 जाइए बुक का, आप ढूंढिए वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं लाइन और पैराग्राफ बताने लगूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो चलिए उतना देर हम करेंगे नहीं, हम पढ़ते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 ये होगा आपका 10। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर होगा आपका 10, जिसमें भी हम पढ़ेंगे ग्रास लीफ। ये भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से है। ग्रास लीफ कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग एवरी ड्राई वेदर। ठीक है, ग्रास जो लीफ होता है अपने तरफ कर्ल क्यों करते हैं, तो क्या होता है ग्रासेस में जो होता है सर्टेन एडाजियल इपिडर्मिस सेल जो होता है उसका मॉडिफाई बहन होके लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल बन जाता है। ठीक है, वो मॉडिफाई होकर कलरलेस सेल बन जाता है और उसे हम कहते हैं बुलिफॉर्म सेल। क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं बुलिफॉर्म सेल। ठीक है, और यही बुलिफॉर्म सेल जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है और टारगेट हो जाता है, और जब प्रेशर बढ़ जाता है, वाटर स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो यही लीफ अपने आप को कर्ल कर लेता है ताकि वाटर लॉस मिनिमम हो। तो इसका आंसर है बी। एनसीईआरटी आप पेज नंबर 94 पढ़िए, सारा मैकेनिज्म अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पूछ रहा है, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर है चैप्टर 6 से ही पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट डिफॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स इन ट्री। ठीक है, तो ये ट्री का रिंग का बारे में आप पेज नंबर 96 एनसीईआरटी का पढ़िए, चैप्टर नंबर 6 से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो एनुअल रिंग्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड प्रोड्यूस इन एयर। सही है। डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कोजेस लाइट एंड डार्क बैंड ऑफ टिश्यू that is early and late wood respectively। सही है। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट, बिल्कुल सही है। एनुअल रिंग आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन, बिल्कुल गलत, वहाँ भी होता है, क्योंकि जो ये ग्रोथ रिंग होता है वो फॉर्म होता है बाय द सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। ठीक है, और टेम्परेट रीजन में जो प्लांट्स होते हैं वहाँ कैम्बियम मोर एक्टिव होता है स्प्रिंग में एंड लेस एक्टिव होता है ऑटम सीजन में। ठीक है, और टेम्परेट सीजन में वैसे भी क्लाइमेटिक कंडीशन यूनिफॉर्म नहीं होते पूरे साल, तो ये गलत स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 96 आप पढ़िए, आपको मिल जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 6। सही है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका चैप्टर नंबर 7 से, डेट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। बड़ा सा सिंपल सीक्वेंस है कॉकरोच के बारे में। ठीक है, आराम से बता पाएंगे आप। तो पूछ रहा है यहाँ कि सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, कि इसमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। पढ़िए, वो मतलब एलिमेंट्री कैनल का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो बड़ा सिंपल है यार, पहले फेरिंग्स आएगा, फेरिंग से फिर ओइसोफिगस में जाएगा, वहाँ से फिर क्रॉप, फिर गिजर्ड, फिर इलियम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, कितना सिंपल अरेंजमेंट है यार। बाकी में क्या है, पहले गिजर्ड दे दिया तो ये होगा नहीं। ठीक है, और यहाँ तो इलियम दिया तो ये होगा नहीं, तो इसका आंसर है ए। एनसीईआरटी में बड़ा बढ़िया से कॉकरोच का डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 113
जाके चैप्टर नंबर 7 का खोल के देखो और मार्क करो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से ही है। द सिलिएटेड इपिथेलियल सेल आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल, ठीक है। सिलिएटेड इपिथेलियल सेल जो होता है, इस तरीके से सिलिएटेड इपिथेलियल सेल जो होता है, ऐसा सिलियर लगा रहता है, वो तो पार्टिकल को मूव कराने में लगा रहता है, राइट। और ह्यूमन में ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये। तो हमें पता है ये सेल्स प्रेजेंट है आपका ब्रोंकियल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ओवा का मूव कराने में मदद करता है और ब्रोंकाइल्स में डस्ट पार्टिकल को, ठीक है। सो तो ऑप्शन है डी। बाकी स्टेटमेंट देखते हैं। बाइल डक्ट ये तो है नहीं, ब्रोंकियल है, फैलोपियन ट्यूब है, पेनक्रेटिक डक्ट में है नहीं, यूस्टोपियन ट्यूब में नहीं है, सेलेब्री डक्ट में नहीं है, तो बचा कौन, डी। तो आंसर है डी, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपका फुल्ली एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर नंबर 7 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8। 7 से 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 से। क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिसेलुलर एसेलुलर रिगार्डिंग सेल डिवीजन। ये किसने दिया था? चैप्टर 8 का पहला ही पेज में शायद इसका आंसर होगा, पेज नंबर 126 में इसका आंसर है। रुडोल्फ वर्चो ने इसको सबसे पहले दिया था, ठीक है। और स्लेडेन एंड स्क्वान ने आपका सेल थ्योरी प्रपोज किया था, ठीक है। और रुडोल्फ वर्चो ने एक्सप्लेन किया था कि जो सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है, जिसे हम ओमनिसेलुलर सेलुलर कहते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर है ए, सीधा एनसीईआरटी से दिया है। तो देखिए एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस कितना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेट इज, ये भी आपका कुछ चैप्टर नंबर सेल से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। लाइसोसोम हैज न्यूमेरस हाइड्रोटिक एंजाइम्स, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही, सही बोला, स्टेटमेंट सही है। यहाँ पूछ रहा है नॉट करेक्ट, मतलब फॉल्स चूज करना है। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोजाइम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, ये भी सही है, ठीक है। लाइसोजाइम का जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो एसिडिक पीएच में एक्टिव होता है, ठीक है। लाइसोजाइम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये भी सही है, ये भी सही है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। लाइसोसोम आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी नहीं, लाइसोसोम जो होता है वो फॉर्म होता है आपका गोल्जी एपरेटस में, ठीक है। गोल्जी एपरेटस में पैकेजिंग होता है उसका, लाइसोसोम का, ठीक है। तो ये गलत है। तो देखिए ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, पेज नंबर 134 आप जाइए, पढ़िए वहाँ, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही उठा के दिया हुआ है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो डीएनए कंटेन नहीं करता? डीएनए हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अलावा भी और भी कहीं कहीं प्रेजेंट होता है। चलिए अब उसको हम पढ़ते हैं। तो कहाँ कहाँ हमारा डीएनए प्रेजेंट नहीं है? तो डीएनए हम लोग का डज नॉट कंटेन, राइट। तो इसका आंसर है आपका सी, that is lysosome don't contain any DNA and vacuole don't contain any DNA। बट क्लोरोप्लास्ट का खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का तो होता ही है, तो यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ऑप्शन बचा कौन, 3। तो ये भी सीधा एनसीईआरटी से दिया हुआ है चैप्टर नंबर 8 से। आप जाके माइटोकॉन्ड्रिया, जब माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट, लाइसोसोम पार्ट, वैक्यूल का पार्ट आप पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, तो वहाँ में अच्छे से मेंशन किया हुआ है। सो सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहा है बच्चों, इतना घबराने की कोई बात नहीं है। आप जस्ट मार्क करते जाइए, मैं जितना बता रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर 8 से ये क्वेश्चन है, मैं बता दिया हूँ। आप पेज नंबर 133 से स्टार्ट करके पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो चैप्टर 8 से ही आया हुआ है। तो देखें यार, ये जो यूनिट है एक्चुअली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका पेज नंबर 135 में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में पूछ रहा है आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। सही है भाई, वहाँ हमने पढ़ा ही है। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, देखिए कितना मतलब घुरा फिरा के दे दिया है। ये आउटर नहीं, ये इनर होगा, ठीक है। एंजाइम्स जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी।
और क्या स्टेटमेंट है, चलो वो भी पढ़ते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड विथ इनफोल्डिंग, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन कंटेंट सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम, तो चलिए ये भी सही बता रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है अगले बार कि माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स जो है डबल सर्कुलर डीएनए कंटेंट करता है या सिंगल सर्कुलर, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जो है वो ए है। और दोस्तों यार मेम्ब्रेन बाउंड सब भी देख लेना, जैसे राइबोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, वैक्यूल भी सिंगल है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। सबकी कैरेक्टर्स देख लीजिएगा यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द नेक्स्ट एंट्रेंस, ठीक है, 2020 और 2021 के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका सीधी एनसीईआरटी से क्वेश्चन दे दिया है ये, डेट इज कॉन्कानावेलिन ए इज, ये क्या है, जिसने पढ़ा होगा उसको पता हुआ ही है। ये है आपका कॉन्कानावेलिन ए जो है, इट इज़ ए लेक्टिन। पेज नंबर 146 में जाइए आप, सीधा वहाँ में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में आपको सीधा और भी बहुत सारे दिया हुआ है। चलो मैं भी देख लेता हूँ और क्या क्या दिया हुआ है, तो वो सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक में कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ सकते कि भाई ये नहीं आने वाला। बायोमोलिकुल्स का जितने भी डायग्राम है एम्स में तो सीधे डायग्राम ही उठ के आ जाते हैं। और पेज नंबर 146 में जो है उसमें जैसे वहाँ एल्कलॉइड मॉर्फिन कोडीन के बारे में दिया हुआ है, एसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास ऑयल दिया हुआ है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेक्टिन्स का कॉन्कानावेलिन ए है, तो वो टेबल आप प्लीज़ पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 146 बायोमोलिकुल्स, और बायोमोलिकुल्स का हर डायग्राम डेट इज एडेनिन ग्वानिन थायमिन, ठीक है, सारा चीज़ पढ़ लेना है। जितना टेबल दिया हुआ सब पढ़ना ही है अगर नेट क्रैक करना है तो। क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आएगा, बाद में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एनटीए को नहीं बोल सकते कि भाई हमने तो क्वेश्चन हमें तो मिल गया बाहर से, आप लोग कहाँ से क्वेश्चन काटा। सो ऐसा नहीं चलता, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेम बायोमोलिकुल से ही, चैप्टर नंबर 9 से। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज इंसुलिन डिपेंडेंट, इसमें से कौन सा फॉलोइंग जो है आपका इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो बड़ा ही सिंपल आंसर है GLUT4 है, आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी पेज नंबर 147 बायोमोलिकुल्स का। मार्क कीजिए और वो टेबल सारा पढ़िए। वहाँ में और भी दिया हुआ है, जैसे कोलाजन प्रोटीन दिया हुआ है जो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम, इंसुलिन इज एन हार्मोन, एंटीबॉडी इज फाइट इन्फेक्टियस एजेंट, दिया हुआ है GLUT4 इज एनेबल ग्लूकोज ट्रांसफर इनटू सेल। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी से, जो पढ़े होंगे वो ऑब्वियसली 2019 क्रैक करके आज मेडिकल कॉलेज में है। तो एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़ना है। इस वीडियो से आपको वो भी पता चल रहा है, ठीक है, कि एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ना है। कोई भी चीज़ हम छोड़ नहीं सकते कि ना भैया ऐसा नहीं होगा। तो चलिए अब अगला स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। ये रीजनिंग एंड असर्शन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग एंड असर्शन टाइप का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हमें अब इसको पढ़ना है। तो क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, को एंजाइम और मेटल आयन that is tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group। एकदम सही, ये तो सही है, स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ठीक है, ये सही है। ए कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव साइट विथ इज बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। ना, ये जो कहा ये गलत है। एपो एंजाइम जो है द प्रोटीन, एंजाइम का जो प्रोटीन पोर्शन होता है ना, एंजाइम का जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं, तो ये गलत है। तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, मतलब देखिए यहाँ कौन सा ऑप्शन है, 2, डेट इज ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ठीक है। एपो एंजाइम मतलब क्या, एपो एंजाइम मतलब प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम, ठीक है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रुप होता है जो टाइटली एपो एंजाइम को बाउंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी सीधा एनसीईआरटी से है, पेज नंबर 159 एंजाइम पोर्शन बायोमोलिकुल से। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने चलते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से, ठीक है। डेट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेसेस इज, मतलब करेक्ट सीक्वेंस क्या है सेल साइकिल का। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले G1 होगा सेल साइकिल में, फिर S, फिर G2 एंड फिर M। याद नहीं रहता तो चलो एक फॉर्मूला बताता हूँ। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे शायद था ना, शाहरुख खान का, भाग सिमरन भाग, तो यहाँ वही पढ़िए, ठीक है। गो सिमरन गो, गो सिमरन गो, डेट इज क्या आएगा, पहले G1 1 है तो पहले 1 ही आएगा, फिर S फेस, फिर G2, उसके बाद मेटा फेस, सॉरी M फेस, ठीक है।
तो बड़ा ही सिंपल सीक्वेंस है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि बाहर का क्वेश्चन है। पेज नंबर 163 जाइए, चैप्टर नंबर 10 का मिल जाएगा। तो आंसर है हम लोग का डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेल साइकिल से 2 क्वेश्चन आया था शायद, हाँ। दैट इज सेल इन जीनोड फेज क्या है, मतलब जो जीनोड फेज में सेल आफ्टर G1 फेज में जो जीनोड फेज में सेल एंटर करते हैं वो कौन सा सेल है। डेट इज सेल्स जीनोड फेज में वही है जो आपका सेल साइकिल से सेल एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। काफ़ी चेक पॉइंट्स होते हैं और जो सेल फर्दर डिवाइड नहीं कर पाता वो जीनोड फेज में चला जाता है, जिसे भी हम क्विसेंट फेज कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्विसेंट फेज कहते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेट सेल्स इन G1 फेज रिमेन्स मेटाबोलिकली एक्टिव। वो प्रोलिफरेट नहीं कर पाएगा बट मेटाबोलिकली एक्टिव रहेगा। प्रोलिफरेट तभी करेगा जब ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन अगला बार पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पेज नंबर 164 एनसीईआरटी का पढ़िए, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी का किताब पढ़ते ही लाइन में मिल जाएगा। डेट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का, डेट इज जाइलेम ट्रांसलोकेट्स। जाइलेम का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो जाइलेम जो है वो बेसिकली एसोसिएट होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली वाटर, मिनरल सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन एंड हार्मोन फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और फोलियम जो होता है वो एसोसिएटेड होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ठीक है। कहाँ से, लीफ से अदर पार्ट ऑफ प्लांट। तो यहाँ पूछ रहा है हम लोग का जाइलम का बारे में, तो बता दिया मैंने। तो आप बताओ आंसर क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, थोड़ा तुम भी तो दिमाग लगाओ, सब नहीं बता दो क्या। तो जाइलम जो है वो वाटर, मिनरल सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन और हार्मोन, सीधा एनसीईआरटी का लाइन उठा के दिया हुआ है, पेज नंबर 184, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, चैप्टर नंबर 11 का आप देखो, ठीक है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डेट इज पाइनस सीड, ठीक है। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन। क्यों, इसका रीजन क्या है। बिकॉज पाइनस जो सीड है वो अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा, ठीक है। ये चीज़ को हमें याद रखना है। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन। इसका एसोसिएशन है माइकोराइजा के साथ, ठीक है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 186 पढ़िए, सीधा सीधा उठ। तो चलिए पढ़ते हैं अब इसको। अगला क्वेश्चन जो आपका सेम ट्रांसपोर्टेड प्लांट से ही, दैट इज देखिए 3 क्वेश्चन आ गया फुल्ली एनसीईआरटी से ही। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फोलियम, ठीक है। तो हमें पता है कि फोलियम में जो डायरेक्शन होता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों हो सकता है। डेट इज इट इज बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 190 खोलिए, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और पढ़िए पूरा और अंडरलाइन कीजिए इसे, ठीक है। अगला बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन जाइलेम। तो जाइलेम में जो डायरेक्शन होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल, ठीक है, वो याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। डेट इज अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन से, सीधा एनसीईआरटी से। थायोबैसिलस इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। क्या काम करता है ये, ठीक है। तो हमें पता है थायोबैसिलस जो है वो बेसिकली डेंट्रिफिकेशन करता है, ठीक है। इसका और भी एग्जांपल है, स्यूडोमोनास भी है, ठीक है। ये डेंट्रिफिकेशन करता है, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। सीधा एनसीईआरटी का लाइन है, पेज नंबर 201 खोलिए और मार्क कीजिए, और बाकी चीज़ भी इसी तरीके से पढ़िए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2020 एंड 21, ठीक है। कोई भी चीज़ आप नहीं छोड़ सकते, एवरीथिंग इज लाइन बाय लाइन ही याद रखना है आपको एनसीईआरटी का, और इस तरीके से आप बायो सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कितना इजीली। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेट इज ग्लाइकोलाइसिस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये है आपका ग्लाइकोलाइसिस से कि कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैरिड आउट बाय। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कौन सा बनाता है, हेक्सोकाइनेस बनाता है। बड़ा आसानी से वहाँ 10 स्टेप का ये डायग्राम दिया हुआ है क्लासिफिकेशन का, आप प्लीज़ उसे पढ़िए और याद रखिए अलोंग विद द एंजाइम किससे क्या बनता है, ठीक है। कैसे ग्लाइकोलाइसिस आपका कन्वर्ट होता है, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस, एक्चुअली पूरा रेस्पिरेशन इन प्लांट ही पढ़िए इसी तरीके से। कोई भी एंजाइम का क्वेश्चन उठा के
पूछ देता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट वैल्यू ऑफ ट्रिपल मीटिन इज। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, सीधा एनसीईआरटी पेज नंबर 237 में जाइए, सीधा ही इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बताइए ज़रा, जो पढ़े हैं कुछ तो बताइए। तो इसका आंसर है 0.07। ठीक है, तो एक्चुअली इस तरीके से आपको सब पढ़ना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पेज नंबर 237, हर क्वेश्चन का मैं हर पेज का एक्चुअली रेफरेंस भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप मतलब आराम से कर पाए सारा चीज़ को। ओके, सो दोस्तों ये क्वेश्चन बेसिकली है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से। ठीक है, और एक चीज़ बताना भूल गया कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, इतना लंबा चैप्टर जो सब पढ़ाया है नहीं, फिर भी हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, उसको भी इस बार के लिए पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर 15 से, पूछ रहा है कि इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर। सही है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन आर्टिफिशियली हम कैसे इसको जल्दी प्रोड्यूस करवा सकते हैं पाइनएप्पल का फ्लावर को। तो सारा हार्मोन का फंक्शन दिया हुआ है ये चैप्टर 15 में। हमें पता है कि ऑक्सिन एंड इथाइलिन जो है, ऑक्सिन जो है वो इंड्यूस करता है फ्लावरिंग में। ठीक है, और इथाइलिन भी हेल्प करता है फ्लावरिंग और फ्रूट में पाइनएप्पल में। एनसीईआरटी का 248 पेज नंबर खोलिए और पढ़िए, समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ दोस्तों याद रखिएगा कि ऑक्सिन जो है वो पार्थिनोकार्पिक इंड्यूस करता है टोमेटोस में। ठीक है, मैं जितना पॉइंट बता रहा हूँ आप नोट करें तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, आपके लिए ही अच्छी बात है एक्चुअली, सब कर पाएंगे, हेल्प होगा। तो अगला क्वेश्चन है सेम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है कि व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स। चलिए बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट है मतलब फ्लावरिंग के लिए। तो हमें पता है कि लीफ है जहाँ मतलब जो इंड्यूस करता है फ्लावरिंग के लिए इन प्लांट में। ठीक है, पेज नंबर 252 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15 पढ़िए, पूरा मैकेनिज्म लाइन बाय लाइन। ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डेट इज अभी हमारा शुरू होगा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट। तो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा था भाई 2019 में, तो पूछा है आइडेंटिफाई द सेल हुज सिक्रेशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम। ठीक है, डेट इज जीआई ट्रैक्ट का बारे में पूछ रहा है। तो हमें पता है कि किसका सिक्रेशन प्रोटेक्ट करता है। तो हमें पता है कि गॉबलेट सेल का सिक्रेशन ही प्रोटेक्ट करता है। गॉबलेट सेल को म्यूकस सेल भी कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली म्यूकोसा ऑफ स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वहाँ 3 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, अच्छे से याद रख लीजिए। म्यूकस सेल जो होता है वो म्यूकस सिक्रेट करता है, पेप्टिक सेल और चीप सेल। इसका इतना बढ़िया से मैंने पूरे चैप्टर को 30 मिनट्स में समझाया है मेरे वन शॉट वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो चैनल में जाइए, लास्ट में सर्च कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। पूरा 30 सेकेंड में नीट के लिए आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाएंगे इस चैप्टर से। सारा पॉइंट मैंने विथ फॉर्मूला बता दिया है। ठीक है, तो पेप्टिक सेल को भी हम चीप सेल कहते हैं, इसका भी फॉर्मूला बताया, आप देखिएगा, वो पेप्सिनोजन सिक्रेट करता है। ठीक है, पैराइटल सेल और ऑक्सिंटिक सेल HCl सिक्रेट करता है एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक जो फैक्टर होता है वो एसेंशियल फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिएगा। और आपको फुल रिवीजन चाहिए तो मेरा वो वीडियो देखिए और आधा घंटा में पूरा ये चैप्टर ही क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि सेम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से ही आया है। मैच द फॉलोइंग, मतलब किसका लोकेशन ऑर्गेन का कहाँ में है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो क्रिप्स ऑफ लिवर कून क्या है ये? क्रिप्स और लिवर कून जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। ठीक है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, हमें पता है। ग्लिसन कैप्सूल लिवर में होता है। स्लेट्स ऑफ लिंगरहांस पेनक्रियास में होता है, सही है। एंड ब्रूनर्स ग्लैंड जो होता है डुओडेनम में होता है। और डुओडेनम का ब्रूनर्स ग्लैंड कौन सा लेयर में फाउंड होता है? सब म्यूकोसा लेयर, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, और स्लेट्स ऑफ लैंगरहांस जो है ये पेनक्रियास का एंडोक्राइन पोर्शन कंसिस्ट करता है। ठीक है, और क्रिप्स ऑफ लिवर कून जो है वो विलाई लाइक प्रोजेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ग्लिसन्स कैप्सूल जो है वो थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट है जो हिपेटिक लोब्यूल्स को कवर करता है, डेट इज लिवर। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमारा किस में है? तो दोस्तों ऐसा कॉम्बिनेशन 3 में है। तो सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी में
डाइजेशन चैप्टर पढ़िए सबके बारे में तो मिल जाएगा, ठीक है। 260 से आप स्टार्ट कीजिए और पढ़िए, तो आपको इंडिविजुअली जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको मिल जाएगा। और इतना टेंशन नहीं लेना यार, मेरा आधा घंटा का रिवीजन वीडियो देख लो ना, खेल ही खत्म है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, 2019 नीट में आया है, एनसीईआरटी का सिंपल क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी ही 30 मिनट का वीडियो बना कर रखा है विथ टिप्स एंड ट्रिक्स। टाइडल वॉल्यूम याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता, ठीक है। कितना क्या है, वीडियो आधा घंटा का देखो, याद नहीं रहा था कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि भैया आपका वो वीडियो से तो याद ही नहीं होता, फिर मेरे को बताओ, ठीक है। तो जाके उस 30 मिनट का ह्यूमन फिजियोलॉजी का सारा चैप्टर देख के नोट डाउन करो और नोट डाउन करके चैप्टर ही खत्म कर डालो, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एथलीट इज 500 और 1000 ml, ठीक है। व्हाट विल बी हिज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200। तो पूछ रहा है टाइडल वॉल्यूम दिया है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें निकालना है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। सॉरी, व्हाट इज दिस एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी निकालना है। तो हमें पता है डेट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो कितना है 500 प्लस 1000 कितना होगा 1500। तो ऑप्शन है 1500। ये सारा सॉल्व मैंने फॉर्मूला के साथ मेरे वीडियो में करा दिया है, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से एक ही क्वेश्चन है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। अब क्वेश्चन है आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से, ठीक है, 2019 नीट में। तो यहाँ पूछ रहा है व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml एंड एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टोल इज 15 ml, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा बात है, पूछ रहा है, चलिए अब देखते हैं। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ कॉन्सेप्ट है हमें कार्डियक आउटपुट का लगाना है। तो हमें पता है कार्डियक आउटपुट हमें कैसे मिलता है, कार्डियक आउटपुट हमें मिलता है बाय मल्टीप्लाइंग डेट इज स्ट्रोक वॉल्यूम बाय हार्ट रेट, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हार्ट रेट कितना है, हार्ट रेट एक्चुअली हमें निकालना है, ठीक है। सॉरी, हार्ट बीट कितना कर रहा है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है कि वेंट्रिकल से जितना ब्लड पंप होता है वही है। एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल 50 ml है, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया आपका 50 ml। एंड कार्डियक आउटपुट कितना है, कार्डियक आउटपुट 5 लीटर मतलब 5000 ml, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो HR को निकालिए अभी, HR हार्ट बीट को कैसे निकालें, HR इक्वल टू कार्डियक आउटपुट डेट इज 5000 ml बाय स्ट्रोक वॉल्यूम डेट इज 50 00 100। तो हो गया आपका 100 हार्ट बीट पर मिनट, दैट इज ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन जो है यार बड़ा ही सिंपल पूछता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। एंड इस वीडियो का तो और अच्छे से मैंने इतना ट्रिक्स एंड ट्रिप से समझा है कि आप समझ ही नहीं सकते। आधे घंटे में फुल चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा गाइस, आई कैन एटलीस्ट गारंटी यू डेट, फुल्ली एनसीईआरटी बेसिस, ठीक है। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप जाके ज़रूर देखें उस वीडियो को, ताकि आपका बहुत हेल्प हो और अच्छा भी हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी से है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से। बेसिकली बोले तो ईसीजी से है, ठीक है। ईसीजी से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको जस्ट एक्सप्लेन करना है कि ईसीजी में जो ये जो था, ईसीजी में जो PQRST था उसमें का कौन सा ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको बस यही बताना है। वेरी सिंपल है। तो हमें पता है कि ईसीजी में जो P है वो रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। एंड QRS रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव आपका रिप्रेजेंट करता है रिपोलराइजेशन इज वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकल का रिटर्न होना एक्साइटेड से नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है। और टी वेव रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली, टी वेव जो है एक्चुअली आपका रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन, मतलब सॉरी हाँ, रिडक्शन इन दी साइज ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन, ठीक है। साइज ऑफ टी वेव एक्चुअली यहाँ 5 दिया हुआ है ना, ओके। तो चलिए अब यहाँ का जो ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ में मिल रहा है, जो मैंने अभी आपको फंक्शन बताया ये मिल रहा है आपका ए में, ठीक है। डेट इज 1 में मिल रहा है। डेट इज पी वेव आपका क्या करेगा, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। बी का डेट इज QRS क्या करेगा, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव जो है वो क्या करेगा, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। एंड रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव इज इंडिकेट
कंट्रैक्शन ऑफ इस्मिया, ठीक है, सॉरी कोरोनरी इस्मिया, मतलब कि इनसफिशिएंट सप्लाई ब्लड हो रहा है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। डेट इज रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम कोरोनरी इस्मिया कहते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का सीधा पेज नंबर 286 में ECG एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख लीजिए, या तो मेरा वीडियो जाके देख लीजिए। पूरे आधे घंटे में मैंने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन खत्म कर दिया है, वो भी ईच टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड हीटिंग, तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्वेश्चन है। ये भी चैप्टर मैंने बड़े अच्छे से समझा दिया है, जाके देख लीजिएगा। ये कंसंट्रेशन जो यूरिन है ये बेसिकली होता है ऑस्मोलेटरी मैग्नेट करके, ठीक है, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलिटी टुवर्ड इनर मेडुलरी इंस्टिट्यूम इन द किडनी, ठीक है। इनर में जो होता है वो 1200 ऑस्मोलिटी मेंटेन किया जाता है और आउटर मेडुला में 300, अंदर आते आते बढ़ते जाता है, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है, आप देख लीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिजीज इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब क्या, एक पेरेंट से दूसरे में गया, ठीक है, जो जेनेटिकली होता है। तो कौन सा है ये बताइए, आप लोग भी थोड़ा सोचिए और बताइए। सब मैं ही बता दूँ क्या, मैं तो बताऊंगा ही बारू, बोलिए बताइए बताइए, सोचिए, अरे बताओ भैया। चलो आप लोग ने बता दिया होगा, तो चलो अब मैं बताता हूँ कि इसमें से जो जेनेटिकली इनहेरिट होता है वो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल होता है, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, तो यही इनहेरिट होता है। ये है आपका डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, जो कि आपका मस्कुलर लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्वेश्चन आया था। अब देख लीजिएगा वहाँ में पेज नंबर 312 में सारा चीज़, ठीक है। इस चैप्टर को भी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने 13 में, और बाकी देखते हैं। चलो, माइस्थेनिया ग्रेविस क्या करता है, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मतलब डिग्रेड करता है, जिसकी वजह से फैटिक, वीकनिंग, पैरालिसिस हो सकता है। टेटेनी जो है ये आपका रैपिड इसमें वाइल्ड कंट्रैक्शन करता है मसल में, क्यों, ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस, नीट वाले सब आपको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। और इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। तो पेज नंबर 312 में आप जाके पढ़िए, आपको मिल जाएगा। तो हमें पता है कि डेट इज वर्टिब्रोब्रोसल जो रिब है वो ट्रू रिब कहते हैं उसे, क्यों, बिकॉज दे आर डोर्सली अटैच टू थोरासिक वर्टिब्रे, ठीक है। एंड वेंट्रली वो स्टर्नम को कनेक्ट होते थे, वेंट्रली बोले तो छाती की तरफ, ठीक है, स्टर्नम से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ हेलिन कार्टिलेज। इसलिए हम फर्स्ट 7 रिब को हम 1 से लेकर 7 तक को रिब को हम ट्रू रिब्स कहते हैं, ठीक है। और 8, 9, 10 जो हो गया, 8, 9, 10th जो हो गया, वो रिब जो था वो डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करता स्टर्नम के साथ, ये जाके 7वें नंबर को जुड़ता है थ्रू हेलिन कार्टिलेज, इसलिए हम इसे फॉल्स रिब और वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स कहते हैं, ठीक है। और जो 11th एंड 12th पेयर जो रिब होता है ये वेंट्रली कनेक्टेड होता ही नहीं है, मतलब फ्री रहता है, ठीक है, वेंट्रली कनेक्ट होता ही नहीं है, तो इसलिए हम इसे फ्लोटिंग रिब कहते हैं, डेट इज फ्री फ्लोटिंग रिब। आप अच्छे से एनसीईआरटी पेज नंबर में स्केलेटल सिस्टम जाके देखिए, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, या तो मेरा वीडियो भी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा होगा, इसमें से आंसर होगा आपका 4, ठीक है। डेट इज 7 आर वर्टिब्रोब्रोंकियल, 3 पेयर आर वर्टिब्रोब्रोंकियल और वर्टिब्रोस्टर्नल एंड द 2 पेयर आर वर्टिब्रल रिब्स, दैट इज लास्ट का जो 2 पेयर है फ्री फ्लोटिंग रिब्स है, ठीक है, सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम के साथ लगा हुआ है, इसे हम उसे वर्टिब्रल रिब्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम योर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, डेट इज फ्रॉम लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब क्वेश्चन आता है यहाँ अगला क्वेश्चन, डेट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। बड़ा ब्रेन का अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शन है, वेरी सिंपल। हमें बस ये जानना है किस पार्ट का क्या फंक्शन है, ठीक है। ये पेज नंबर 321 में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और सॉरी सब चीज़ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम वो मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन का होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन में। पर थर्मो रेगुलेशन रेगुलेट करता है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन आपका रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, जो कि थैलेमस का बेस में प्रेजेंट होता है,
ये बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है, हम लोग का अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग भी कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस वेरियस न्यूरोसेक्रेटरी सेल कंटेन करता है जो काफ़ी हार्मोन सीक्रेट करता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है। और ये कॉर्पस कॉलोसम जो हो गया, ये क्या करता है, ये इट इज ए ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर, ठीक है, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो हो गया, इट इज ए पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन, हमें पता ही है। ये बहुत सारा सेंटर कंट्रोल करके रखता है, जो कि आपने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा होगा, विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। तो ये सब इसका सारा फंक्शन है, आप बुक में जाके आराम से पढ़ लीजिए। पर थर्मो रेगुलेशन कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। सीधा एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो कोई टफ की बात है नहीं, ठीक है। तो सो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। सो इसमें से हमें राइट स्टेटमेंट चूज करना है, दैट इज कॉर्निया इज एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीनियस कवरिंग ऑफ द आईबॉल। जी नहीं, जो एक्सटर्नल लेयर जो होता है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का होता है, जिसे कहते हैं एस्क्लेरा, ठीक है। और एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। सो दिस इज नॉट करेक्ट। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इलास्टिन एंड कैरिपर itself, no. Cornea is convex transparent layer which is highly vascularized, no. कॉर्निया में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता, इसलिए तो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ नो ब्लड सप्लाई, सो वास्कुलराइज नहीं होता। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलाजन एंड इज द मोस्ट सेंसिटिव। यस, कॉर्निया जो होता है वो डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलाजन एंड कॉर्नियल एपिथेलियम कंसिस्ट करता है एंड इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ आई। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सो चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि आपका लास्ट चैप्टर से है। क्या पूछ रहा है कि हार्मोन का डिफिशियंसी विद इट, मतलब मैच करो कौन सा हार्मोन का क्या डिजीज होने वाला है, ठीक है। वेरी सिंपल, कि इंसुलिन होने से क्या होगा बताओ, इंसुलिन होने से कौन सा डिजीज होगा आप बताओ। इंसुलिन अगर डिफिशियंसी होता है तो डिजीज होगा आपका डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। और थायरोक्सिन होने से बताओ, चलो आप भी थोड़ा अपना माथा तो मारो, हमें सिर्फ बताएं क्या। थायरोक्सिन होने से क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन अगर डिफिशियंसी कम होने से बताओ एक्रोमेगाली होगा, ठीक है। और कोर्टिकोइड्स कम होने से एडिशन डिजीज, और थायरोक्सिन कम होने से गोइटर। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ है, ए का फोर सॉरी, इंसुलिन से डायबिटीज इंसिपिड मेलिटस, ठीक है, ए का 5 और थायरोक्सिन से होगा आपका गोइटर 4। सो ए का 5 बी का 4, तो ऑप्शन यही होने वाला है, ठीक है। यहाँ तो 1 दिया हुआ है, सो इसका आंसर होगा 3। तो सी का होगा आपका 1, ठीक है, एडिशन डिजीज, और डी का होगा आपका एक्रोमेगाली। एक्चुअली ये सारा डिजीज, ट्रस्ट मी गाइस, ईच एंड एवरी टिप्स के साथ मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है अभी तक का। एक्चुअली मैं भी बोलता हूँ कि मेरा वो बेस्ट वीडियो है, ठीक है, क्योंकि मैंने इतना जल्दी सारा चैप्टर कवर कर दिया इसमें विथ एवरी टिप्स एंड फॉर्मूला। बस आपको क्या है कि नोट डाउन कर लेना है, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। प्लीज़ जाके देखिए, अगले बार ऐसा क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्टिंग, क्या हो सकता है इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, हमें वो सेलेक्ट करना है, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी से। तो क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्ड अप इन द बॉडी, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बिल्ड अप इन द बॉडी, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट एंड रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन। सो इसका जो ऑप्शन है यस सी जो है, डेट इज रिडक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, ये रिजल्ट होता है। और जो होता है इसका रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन, ये भी होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी में हेमोडायलिसिस में। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, डेट इज 3, ठीक है, डेट इज सी एंड डी आर करेक्ट। ओके गाइस, सो इस तरीके से हम लोग का आपका चैप्टर क्लास 11 का हमने पूरा सॉल्व कर लिया। चैप्टर 22 से और एक क्वेश्चन रह गया था, वो क्वेश्चन है कि हाउ डज द स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। चेंजिंग द परमिएबल
परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन नहीं, ये तो सेल सरफेस वाला करता है, ठीक है। और बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग ए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, जी हाँ, एनसीईआरटी का 341 पेज नंबर पर जाइए, अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है कि जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो सेल के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद वो साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, उसे हम कहते हैं, ठीक है, रिसेप्टर से बांध गया, रिसेप्टर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हम उसे कहते हैं। फिर वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और डीएनए में जाके अटैच करके आपका जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स यहाँ बनेगा, और जो हार्मोन है उसके मुताबिक एमआरएनए सिंथेसिस होगा और उस एमआरएनए से वही प्रोटीन बनने वाला है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बी। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब हम शुरू करेंगे एचएस सेकेंड ईयर की, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रही है तो अब थोड़ा फर्स्ट करने वाला हूँ, आप पेज नंबर मार नोट कीजिएगा और हम शुरुआत करेंगे, मतलब अब देर नहीं करेंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन सब दे दे रहा हूँ इसलिए एक्चुअली ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अब एचएस सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर डेट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इन सम प्लांट द फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप इनटू एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो भैया इसे हम क्या कहते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन का जो गैमेट डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं बताओ। उसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका डी, पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोकार्पी मतलब क्या, पार्थिनोकार्पी मतलब दैट इज जो फीमेल द फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रायो विदाउट गेटिंग फ्यूज विद द मेल गैमेट, ठीक है, ये हो गया। एंड द फीमेल गैमेट, पार्थिनोजेनेसिस मतलब जो फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल है रोटिफर, हनीबी, सम लिजर्ड्स, बर्ड्स में देखे तो तुर्की, ठीक है। ऑटोगेमी मतलब क्या, ऑटोगेमी मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। सिनगेमी मतलब क्या, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये भी आपका है चैप्टर नंबर 1 से ही 12 का, ठीक है। पिछले वाले का जो था आपका पेज नंबर 14 में था, ये जो है आपका पेज नंबर 16 में एनसीईआरटी में, ठीक है। मतलब डायरेक्ट लाइन उठा के दिया है भाई। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट, इसमें से गलत कौन सा है, ठीक है। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, सही है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रायो, सही है। ओव्यूल डेवलप, सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, सही है। एंड ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रायो से एक नहीं, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड होता है, ठीक है। तो चैप्टर 1 का डायरेक्ट 16 नंबर पेज में दिया हुआ है। तो देखिए 2 क्वेश्चन आया था चैप्टर 1 से 2019 में। अब चलता है चैप्टर 2 में, जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या था कि व्हाट इज़ द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन सिनर्जिड। सिनर्जिड में जो मेल गैमेट है उसका फेट क्या है, ठीक है। तो हमें पता है 2 पोलन ट्यूब इस तरीके से बन के 2 मेल गैमेट बनेगा, ये एम्ब्रायो से, ठीक है। इधर एंटीपोडल 3 सेल है, सेंट्रल सेल है और यहाँ सिनर्जिड एंड एक सेल। एक मेल गैमेट आपका एक के साथ फ्यूज करेगा और एक मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा, ये एंडोस्पर्म बनेगा, ये जाइगोट बनेगा। तो वन फ्यूसेस विद द एग एंड अदर फ्यूसेस विद द सेल न्यूक्लियर। पेज नंबर 34 एनसीईआरटी मस्त से दिया हुआ है, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज। पढ़ा है हमने एनसीईआरटी में, सीधा लाइन ही दिया हुआ है, 36 पेज में ही दिया हुआ है कि जब न्यूसेलस बच जाता है सीड में तो उसे हम कहते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है, रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस। और छलाजाइंड मतलब क्या, छलाजाइंड मतलब वो है जहाँ से इंटीज्यूमेन ओरिजिनेट करता है, ठीक है, दैट इज ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल, ठीक है। अगर ये ओव्यूल है, ठीक है, ये ओव्यूल है, ये हाइलम है, ठीक है, दिस इज हाइलम, दिस इज इनर इंटीज्यूमेन, आउटर इंटीज्यूमेन, तो ये माइक्रोपाइल एंड है, ये छलाजाइंड है, ठीक है। एंड दिस इज फॉलिकल, दिस इज हिलम, ओके। और यहाँ में ये ओवरी का वॉल में प्लेसेंटा के थ्रू से अटैच होकर रखा है। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट एक्चुअली किताब में मिल जाएगा, ओके बॉस, तो टेंशन नहीं लेना है। अब चैप्टर 3 का क्वेश्चन आते हैं, बड़ा सिंपल, एक ही फॉर्मूला इसका याद रखना है, 7 अप। वीडियो नहीं देखा है तो जाके मेरा प्लेलिस्ट में जाइए और मिनिमोनिक एंड ट्रिक्स वीडियो में जाके देख लीजिए। 7 अप अगर याद रहता किसी को तो आराम से ये सॉल्व कर पाता। स्पर्म पाथवे का करेक्ट बताया हुआ है, ठीक है। एस से होता है आपका सेमनिफरस ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद रेटेटेस्टिस एंड भाषा एफरेंस से आएगा, ठीक है। ई से आएगा आपका एपिडिडाइमिस, बी से आएगा आपका भास डिफरेंस, ठीक है। ई से आएगा फिर इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। एन से नथिंग और यू से आएगा यूरेथ्रा, और उसके बाद यूरेथ्रल मीटस से पी से पेनिस के थ्रू से बाहर निकल जाएगा। तो ऑप्शन है डी। एक ही फॉर्मूला याद रखना है, 7 अप, बड़ा सिंपल है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 से, डेट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से और एक क्वेश्चन आया, और वो जो लास्ट जो था 7 अप,
वो मेरा ट्रिक वीडियो देख लीजिए, चैप्टर 3 देख लीजिए, हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस ओकर्स। सेकेंड पोलर बॉडी मतलब कब एक्सट्रूड होगा, ठीक है, पूछ रहा है। तो पेज नंबर 52 में एनसीईआरटी का आराम से दिया हुआ है। कब होता है, जब स्पर्म एंट्री मारेगा ना तभी जाके होता है, तभी जाके मतलब सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और तभी सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होके हटता है। क्यों? द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द ओवम क्या करता है, वो इंड्यूस करता है क्या कि म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो अब सेकेंडरी oocyte का, ठीक है। एंड दिस एंट्री ऑफ स्पर्म कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ मेटाफोस प्रोमोटिंग फैक्टर, दैट इज वी कॉल इट एज MPF, ठीक है। एंड ये ऑन कर देता है आपका APC, दैट इज एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कब होता है, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। बड़ा सिंपल है। अब आते हैं हम चैप्टर 4 से, सीधा एनसीईआरटी के सब एनसीईआरटी से उठा के दे दिया। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग IUD, तो इसमें से हमें हार्मोन रिलीजिंग IUD सेलेक्ट करना है। एनसीईआरटी में पूरा लाइन ही दिया हुआ है। तो क्या है वो, प्रोजेस्टेरॉन एंड LNG-20, ठीक है। ये आपका हार्मोन रिलीजिंग IUD है, सीधा एनसीईआरटी का लाइन है, पेज नंबर 60 में जाइए और ढूंढिए, पढ़िए, ठीक है। और दूसरा का एनर्जी एग्जांपल देखते हैं, जैसे फिजिकल बैरियर का एग्जांपल क्या है, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, बोल्ट। नॉन मेडिकेटेड IUD का क्या है, लिप लॉब्स, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग IUD का क्या है, कॉपर T, कॉपर 7, ठीक है। मल्टी लोड 375। तो दिस आर ऑल एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा अगले एंट्रेंस के लिए, ठीक है। ये भी चैप्टर नंबर 4 से अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन, इसमें से कौन सा में हार्मोन का रोल है सारा में, ठीक है। तो लैक्टोशनल एमोनिया, हाँ जी, लैक्टोशनल एमोनिया में प्रोलैक्टिन लेवल हाई रहता है, जिससे गोनाडोट्रोपिन लेवल कमती रहता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन लेवल हाई होने का वजह से, तो यहाँ हार्मोन इन्वॉल्व है। पिल में तो हार्मोन होता है, आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। 21 डेज का पिल होता है। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब विदिन 72 आवर्स आफ्टर इंटरकोर्स लिया जाता है अगर प्रेगनेंसी का डाउट हो तो इसमें भी कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन मतलब इन तीनों में हार्मोन है। तो चलो ये आंसर है। बाकी को हम देखते हैं। चलो बैरियर मेथड, तो बैरियर मेडम कॉन्डम, तो वहाँ में आपका हार्मोन का रोल है नहीं, इसमें है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बैरियर मेथड है क्या। कॉपर T में कोई हार्मोन नहीं है, वहाँ कॉपर आयन रिलीज होता है जो स्पर्म मोटिलिटी कमा देगा, ठीक है। और स्पर्म का फेगोसाइटोसिस यूटेरस में बढ़ा देता है, तो ये भी नहीं होगा। डी पड़ता है पिल्स, सही है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव सही है, बैरियर नहीं, कॉन्डम में कोई हार्मोन नहीं है, तो आंसर होगा 1। पेज नंबर 60 एनसीईआरटी चैप्टर 4 देख लो, 2 क्वेश्चन आया था 2019 में। अब हम पढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन आ गया था इस चैप्टर से। वाह, बड़ा इजी चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। सीधा का सीधा एनसीईआरटी लाइन उठा के दिया पेज नंबर 63 से चैप्टर 4 का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमने वहाँ सीधा लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनेटिकल हर्ब्स एंड HIV, अदर STDs डिजीज आर क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली, ठीक है। तो इसमें से यहाँ कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बताओ। तो जेनेटल हर्ब्स जो है वो इनक्यूरेबल है, हेपेटाइटिस बी भी इनक्यूरेबल है, NHI भी इनक्यूरेबल है। तो बड़ा सिंपल एनसीईआरटी का लाइन पेज नंबर 63 से। देखा दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से, ठीक है। पूछ रहा है स्नैपड्रैगन जो था मतलब फ्लावर है, उसमें लाल को अगर वाइट से क्रॉस किया, ठीक है, रेड इज क्रॉस विथ वाइट, तो फर्स्ट जनरेशन में हमें मिलता है पिंक, ठीक है। और इस पिंक को जब क्रॉस किया हमने तो F2 में जाके हमें मिला रेड, वाइट एंड पिंक, ठीक है। जिसका रेशियो क्या मिलता है हमें, इसका रेशियो क्या मिलता है, तो रेड का होता है 1, वाइट जो होगा वो भी 1, और सॉरी यहाँ एक्चुअली यहाँ पिंक दे दो, रेड पिंक एंड वाइट, ऐसा सीक्वेंस हमने अच्छा होता है एक्चुअली, ठीक है। पिंक हमें मिलता है 2, ठीक है, और वाइट हमें मिलता है F2 में 1, तो 1:2:2। अब पूछ रहे चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ से इनकरेक्ट चूज करो, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्ट। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, यस सही है, ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, वरना ये हाँ आपका पिंक कलर नहीं आता। अगर रेड डोमिनेंट होता तो F1 में रेड ही आता, ठीक है दोस्तों, तो ये फॉलो नहीं कर रहा, फॉल्स, सही है। पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हाँ भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ। ये जो रेड है ये कम्प्लीटली डोमिनेंस नहीं कर पाया, अगर कम्प्लीटली डोमिनेंट करता तो यहाँ रेड होता, ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। देखिए दोनों का मिक्सचर हो गया यहाँ, ठीक है,
इसलिए ये पिंक हो गया, रेड भी नहीं हुआ, वाइट भी नहीं हुआ, पिंक हो गया, ठीक है। रेशियो ऑफ F2 जनरेशन होता है 1:2:1, ठीक है, 1:2:1। चलो ये भी सही है। फॉल्स कौन सा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। अरे भैया यही तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है, तो दिस इज द फॉल्स एक्सपेरिमेंट, अप्लाई हो रहा है भैया, ठीक है। तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, दैट इज दिस इज द राइट आंसर डी, ठीक है। तो ये भी NCERT का सीधा पेज नंबर 76 देखो, सारा एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन जीन पेयर में किसने ये एक्सप्लेन किया था, ठीक है, सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? ये बड़ा ही सिंपल आंसर है, पेज नंबर 83 में जाओ, थोड़ा पढ़ो आप अल्फ्रेड स्टुटिवेंट का बारे में, तो आपको पता चलेगा, उन्होंने ही इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अल्फ्रेड स्टुटिवेंट ने क्या किया? उन्होंने इस्तेमाल किया फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, सॉरी, एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, ठीक है, एंड मैप देयर पोजिशन ऑन क्रोमोसोम, ठीक है। और बाद में सर्टन वोवरी जो थे, ये साइंटिस्ट, इनका भी बता दूं मैं, ये जो थे इन्होंने क्रोमोसोमल मतलब सेग्रीगेशन को यूनाइट कर दिया, मिला दिया मेंडल जो जेनेटिक मेंडल साहब थे उनका प्रिंसिपल के साथ, और उसे ही हम कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये इनका काम है, आप देख लीजिएगा, अगला एंट्रेंस में पूछ देगा। मॉर्गन साहब जो थे उन्होंने काम किया था ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर के ऊपर में, डेट इज फ्रूट फ्लाई, इसलिए हम इन्हें जानते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंटली जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एंड ग्रिगोर योहान मेंडल को हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा अगले एंट्रेंस के लिए एक्चुअली, ठीक है। अब पूछ रहा है कि व्हाट मैप यूनिट दैट इज सेंटी मॉर्गन इज एडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप, ठीक है। ये भी पेज नंबर 83 में ही है, इसको भी हमारे बताया था अल्फ्रेड स्टुवर्ट ने, जिन्होंने यूज़ किया था फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स सेम क्रोमोसोम का ऐसे मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन, ठीक है, और उसको मैप किया उनका पोजीशन को क्रोमोसोम में, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि 1 यूनिट दैट इज 1% क्रॉसिंग ओवर मीन 1 मैप यूनिट, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम, ठीक है। सपोज दिस इज क्रोमोसोम, तो यहाँ में जो डिस्टेंस होगा दो जीन के बीच में, तो 1% क्रॉसिंग ओवर को हम कहेंगे 1 मैप यूनिट, ठीक है। और 100% क्रॉसिंग ओवर होगा तो हम उसे कहेंगे 1 मॉर्गन, 10% क्रॉसिंग ओवर होगा तो उसे हम कहेंगे 1 डेसिम मॉर्गन, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, तो काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है, तो चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये भी आपका सेम चैप्टर से, ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें पूछ रहा है मेल फ्रूट फ्लाई इज हेटेरोगेमेट, सही है भाई, ये तो ट्रू है। क्यों? बिकॉज ह्यूमन और मेल जो होता है ना, ह्यूमन एंड मेल फ्रूट फ्लाई, उसका कॉम्बिनेशन होता है XX फॉर फीमेल, XY फॉर मेल। तो देखो जो मेल है वो हेटेरो है, ठीक है, हेटेरोगेमेट है। X जाने से यहाँ से अगर X आया, यहाँ से X आया तो फीमेल होगा, यहाँ से कोई भी X आया और यहाँ से Y आया तो मेल होगा, ठीक है। सो तो मेल का ह्यूमन का और फ्रूट फ्लाई में हेटेरोगेमेटिक होता है, ठीक है। और क्या था कि हैंकिंग ने, एक साइंटिस्ट है हैंकिंग नाम के, 1891 में एक्सपेरिमेंट किया फ्रूट फ्लाई के ऊपर में। तो उन्होंने देखा कि 50% जो स्पर्म है वो मतलब उनका कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, ठीक है। तो ये उन्होंने डिस्कस किया था, ये भी सही है। तो यहाँ में दिस इज ट्रू, हमें ढूंढना है विच वन इज इनकरेक्ट। सो इन डोमेस्टिक फॉल सेक्स, डेट इज डोमेस्टिक फॉल बोले तो बर्ड में क्या है, सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एग। यहाँ बोल रहे स्पर्म में डिपेंड करता है रेदर देन एग। सो ये जो है आपका गलत है, ठीक है। ये जो है आपका स्टेटमेंट जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि फॉल में होता है आपका कॉम्बिनेशन ZW एंड ZZ, ZW फॉर फीमेल एंड ZZ फॉर मेल। तो यहाँ डिपेंड करेगा फीमेल का, ठीक है, फीमेल पे डिपेंड करता है। बोल रहा है यहाँ स्पर्म पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज स्पर्म में ZZ रहेगा, ठीक है, होमोगेमेटिक रहेगा। सो यहाँ से रॉन्ग स्टेटमेंट है 3। सही है दोस्तों, आराम से पेज नंबर में जाइए, 85-86 पढ़िए, तो ये सब सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। पूछ रहा है
कि व्हाट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, ठीक है, एंड गाइनोकोस्मेटिया मतलब फीमेल लड़कियों का तरह डेवलपमेंट किस में होता है। तो ये होता है आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में। सब सिंड्रोम समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 91 में मस्त से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा किससे क्यों होता है। जैसे कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, डेट इज़ 44, डेट इज़ 22 पेयर ऑटोसोम रहेगा और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स रहेगा, ठीक है, इधर XXY होगा और XXY रहता है, ठीक है, डेट इज इन केस ऑफ 46 क्रोमोसोम 47 हो जाता है, ठीक है। इसके वजह से इसमें स्टेराइल मेल होता है एंड फीमेल डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से डाउन सिंड्रोम किस लिए होता है बताओ, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 में होता है, ठीक है। इस तरह एडवर्ड कैसे होता है, देखो एडवर्ड होता है ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम क्यों होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, ठीक है। तो उसमें कंडीशन होता है 44 प्लस एक्स हो, ओ मीन्स या नहीं है, एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है तब जाकर टर्नर होता है। इस तरीके से प्लीज़ सारा आप देख लीजिएगा पेज नंबर 92 में, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब आ गए हम चैप्टर नंबर 6 दैट इज मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्यूरिन फाउंड बोथ इन आरएनए एंड डीएनए आर, जो प्यूरिन है आपका आरएनए और डीएनए में कौन सा मिलता है, आरएनए और डीएनए का प्यूरिन जो है कौन सा मिलता है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बताओ आप लोग, चलो बताओ। तो इसका है बी, ठीक है। प्यूरिन इंक्लूड करता है आपका एडिनाइन एंड गुआनिन, पायरिमिडिन होता है आपका, याद रखिएगा कट CUT, साइटोसिन यूरासिल थाइमिन, जो कि ये थाइमिन मिलता है आपका, सॉरी ये यूरासिल आपका आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। एंड A ऑलवेज पेयर विथ T विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड G विथ C विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। NCERT बुक में पेज नंबर 100 आई थिंक 10 में था शायद, यस भूल गया पेज नंबर, ठीक है। तो यही था, तो इसका आंसर होगा 2, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेम चैप्टर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड्स अलाउ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में हम ह्यूमन इंसुलिन आर्टिफिशियली बनाते हैं, जो क्या मतलब जेनेटिक कोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके वजह से बना पाते हैं। देखिए कोडोन जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, ठीक है, 61 कोडोन जो होता है वो एमिनो एसिड को कोड करता है और 3 कोडोन ऐसा होता है जो मतलब जो एमिनो एसिड को कोड नहीं करता, जिसे हम स्टॉप कोडन कहते हैं, ठीक है। क्या क्या है आप याद रख लीजिएगा, पेज नंबर 112 में NCERT का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जेनेटिक कोड जो होता है, 1 कोडोन कोड्स फॉर ओनली 1 एमिनो एसिड, ठीक है, हेंस इट इज अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक। तो ये तो उसमें ये इसके वजह से तो होने वाला है नहीं ये काम, ठीक है। जेनेटिक कोडन इज रिडंडेंट, इससे भी नहीं होने वाला। जेनेटिक कोडन इज नियरली यूनिवर्सल, यस, यही वो चीज़ है, फीचर है जेनेटिक कोड का, जिसका वजह से बैक्टीरिया में भी हम ह्यूमन इंसुलिन बना लेते हैं। क्यों, बिकॉज फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन यू, ठीक है, दिस कोडन कोड फॉर फिनाइल एनालिन। तो देखो ये बैक्टीरिया में भी यही कोड कर रहा है, ह्यूमन में भी यही कोड करेगा। तो बैक्टीरिया में जो कोडन कोड करेगा उससे हम इंसुलिन बना सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन में भी वही करेगा। कुछ एक्सेप्शन रहता है, बुक में देख लीजिएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल कोडन में, ठीक है। और आग जो है AUG वो डुअल फंक्शन करता है, इट कोड फॉर मेथियोनिन एंड इट ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडन। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन सेम चैप्टर से, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ mRNA, ठीक है। यहाँ से क्या करने से आपका कोई चेंजेस नहीं होने वाला है mRNA में, ठीक है। अगर ये DNA सीक्वेंस है, DNA से mRNA बनेगा, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो बताओ क्या होता है। तो अगर आप 5th पोजीशन में G दो तो भी चेंज होगा, ठीक है। एक को हटाओगे तो डिलेशन कहेंगे, ऐड करोगे तो एडिशन कहेंगे, ठीक है। तो म्यूटेशन कर ही देगा। तो इंसर्शन करो या डिलेशन करो, चेंज तो करने वाला है। इंसर्शन ऑफ A and G and 4th and 5th तो भी चेंज करने वाला है। डी आंसर है इसका, क्यों, डिलेशन ऑफ GGU, डेट इज डिलेशन ऑफ GGU फ्रॉम 7 GGU। अगर इस पूरा 3 अमाइनो एसिड डेट इस कोडन को ही आप हटा दो, ठीक है, तो यहाँ अब इसको ही हटा दिया तो यहाँ में 1 2 3 4 करेगा, 4 को कोड करेगा, ठीक है। तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, तो इसका आंसर है डी।
तो ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली दिस, पूछने का चांसेस रहता है एंट्रेंस में कि कितना और सिर्फ ऐसा टाइप का दे, ठीक है। सो द अनदर क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम द सेम चैप्टर दैट इज मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पूछ रहा है लेक ऑपरेन का बारे में। बड़ा ही सिंपल चीज़ है, जो पढ़ के गया था 2019 फोड़ के अभी मेडिकल कॉलेज में बैठा हुआ है। लेक ऑपरेन में हमें पता है कि आई जीन जो है आपका रिप्रेसर के लिए होता है, ठीक है। जेड जीन जो होता है वो बीटा गैलेक्सोसाइडेस, एंड ए जीन जो होता है आपका ट्रांस एसिडाइलेस, ठीक है। और वाई जीन जो होता है वो आपका पारमियस के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको किस में देखने को मिल रहा है, सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है, दैट इज 3 में देखने को मिल रहा है। तो आप इसको पेज नंबर 116 में जाइए, लेक ऑपरेन अपना क्लियर कीजिए, ठीक है। और इसका जो पहले वाला क्वेश्चन था ये आप पेज नंबर 113 में जाइए एनसीईआरटी और इसको भी क्लियर कीजिए अपना, ठीक है। और इसका पहले वाला जेनेटिक जो कोड था, जेनेटिक जो, और ये जो था आपका प्यूरिन पैरिमिडिन, ये आप जाइए 96 पेज नंबर में, ठीक है। 96 पेज नंबर में जाइए और मार्क कीजिए, क्लियर कीजिए। ये जो था ये आप 112 पेज नंबर में जाइए और अपना कॉन्सेप्ट और सारा चीज़ क्लियर कीजिए, ठीक है। तो इससे सब हम लोग का हो गया। अब सेम मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि EST एक्सप्रेस टेक्स्ट सीक्वेंस रिफर्स टू, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो पढ़ा था उसके बारे में पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 199 में, क्या क्या फीचर्स था ये वो एंट्रेंस में पूछेगा ही भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो देखो, जीन स्टेटर एक्सप्रेसेस RNA, जो जीन RNA के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक, ठीक है। दैट इज उसका आंसर हो गया ऑप्शन है, पेज नंबर 119 में जाके पढ़ लीजिए भैया, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ, पर पेज नंबर मेंशन कर रहा हूँ, डोंट वरी। अब आगे हम इवोल्यूशन चैप्टर से। वेरिएशन कोज बाय म्यूटेशन एज प्रपोज बाय ह्यूगो डी वेराइस आर। ह्यूगो डी वेराइस ने क्या कहा भैया, वेरिएशन म्यूटेशन से जो कोज होता है वो होता है रैंडम एंड डायरेक्शनल, ठीक है, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस होता है, ठीक है। ज़्यादा माथा नहीं मारना है, पेज नंबर 135 में जाइए और उसको पढ़ लीजिए। उन्होंने इवनिंग प्राइमोस के ऊपर में काम किया था और ये सारा कंक्लूजन उन्होंने दिया था, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इवोल्यूशन का। पूछ रहा है बड़ा सिंपल क्वेश्चन अबाउट नेचुरल सिलेक्शन कि इन स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। 95% का ये है, सर्वाइव 95% कर रहा है ये वो, हाँ, कि इसमें से टाइप ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो बड़ा सिंपल है यार, नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप के होते हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। आप जाइए पेज नंबर 136 में जाइए और पढ़िए सारा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ एग्जाम्पल बता देता हूँ कि स्टेबलाइजिंग का जो है एग्जाम्पल है न्यूनेटल बेबी जो एवरेज वेट में रहते हैं, ठीक है, ह्यूमन। डायरेक्शनल का एग्जाम्पल है आपका इंडस्ट्रियल मेनालिज्म, ठीक है, तो वो भी पूछ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है बी, आप जाके पढ़ लीजिए 136। ये भी इवोल्यूशन से, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन, पूरा ह्यूमन का ब्रेन साइज क्या फंक्शन करता हुआ है दे के रखा हुआ है, जो पढ़ा होगा जो याद किया होगा उसको आराम से सकेगा वो, ठीक है। तो इसका एक्चुअली जो आंसर है वो होने वाला है 3, ठीक है। डेट इज आपका जो होमो हिबिलस है उसका होता है 650 to 680, होमो नियरडर्टल जो है उसका होता है 1400, और होमो इरेक्टस जो है उसका होता है 900 cc, और होमो सेपियंस जो होता है, ठीक है, होमो सेपियंस का होता है आपका 1350, ठीक है। तो ये हो गया आपका सी, ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन। नेक्स्ट अब आते हैं हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से जो क्वेश्चन आया है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। डेट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कोजिटिक एजेंट ऑफ टाइफॉइड। अरे भाई बड़ा सिंपल क्वेश्चन, टाइफॉइड किससे होता है और टेस्ट क्या है, टाइफॉइड किससे होता है और बताओ और टेस्ट क्या है। साल्मोनेला टाइफी से होता है, यहीं दिया हुआ है, पर टेस्ट होता है इसका वाइडल टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी में 146 में दिया हुआ है, एक बार देख लेना और मार्क कर देना, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा था यार पिछला बार, मतलब हर बार ही। और पूछ रहा है अभी कोलोस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्यूनिटी, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी हमने ये पढ़ा था। अब पूछ रहा है कि वो क्या कंटेंट करता है, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन कंटेंट करता है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन 5 टाइप के होते हैं, GMAD, ठीक है, GMAD इम्यूनोग्लोबुलिन, GMADE। तो कौन सा वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, वो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन A, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, IgG, याद रखिएगा, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन G। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा अगले एंट्रेंस के लिए।
अब क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट जो क्वेश्चन था वो पेज नंबर 152 में, अब देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। किडनी ग्राफ्ट को मतलब कौन सा रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो किडनी ग्राफ्ट जो ट्रांसप्लांट होता है उसको रिजेक्ट कर सकता है आपका सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। सेल रेजिएशन इम्यून रिस्पॉन्स में सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि जो सेल्स होता है वो आइडेंटिटी, बॉडी का जो सेल होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, मतलब कौन सा खुद का है और कौन सा नहीं है। अगर सिमिलर सेल्फ नहीं हुआ तो वो उसको नॉन सेल्फ डिक्लेयर कर देगा, ठीक है, और उसको ख़त्म कर देगा। सो यही बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में है, पेज नंबर 152 में, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बोथ आखिरी क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी, तो देखो कितना सिंपल एनसीईआरटी से दिया हुआ है। ये भी सीधा एनसीईआरटी से ह्यूमन हेल्थ का चैप्टर से आया है। ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज बाय, बताओ ये सिंथेसाइज होता है बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, सीधा एनसीईआरटी का लाइन दिया हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट पेपेबर सेमनीफेरस, ठीक है। और ये जनरली इंजेक्ट करके अपन नाक से लिया जाता है। ये एक डिप्रेशन हिसाब से काम करता है, ठीक है, बॉडी फंक्शन को स्लो कर देता है। तो यही सब सारा जितना भी वहाँ में ड्रग दिया हुआ है एक्चुअली सबको याद रखना है एंट्रेंस के लिए। देखिए एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आया है, पेज नंबर 158, एचएस सेकेंड ईयर, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी आया है आपका सेम, ड्यू टू सेम चैप्टर से, ड्यू टू इंक्रीज एयरबोर्न एलर्जन एंड पोल्यूटेंट्स मेनी पीपल इन अर्बन एरिया आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोजिंग यूजिंग, ठीक है। ड्यू टू किस लिए, ठीक है, क्यों, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, ये हमने आपका 11 में भी रेस्पिरेटरी चैप्टर में पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसलिए होता है, अस्थमा होता है ना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, राइट। तो एलर्जन पोलेंस के मतलब एलर्जेंस की वजह से होता है, सही है। ब्रोंकाइल्स और ब्रोंकाई जो होता है वो फूल जाता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन आ गए इसमें से, बाप रे। अब देखते हैं, ये चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। आखिरी जो क्वेश्चन था वो आपका एनसीईआरटी पेज नंबर आपको 12 का 153 में मिल जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। अब ये है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से बोल रहा है कि इनकरेक्ट इसमें स्टेटमेंट सेलेक्ट करो आप, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट, इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, ये हमने पढ़ा है, इंक्रीज करेगा। इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल, सही है भाई, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये कोई फॉल्स नहीं है, ठीक है। इनब्रीडिंग सेलेक्ट्स हार्मफुल रेसेसिव जीन, ठीक है। इनब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रेसेसिव, नहीं, ये सेलेक्ट नहीं करता, ये एक्चुअली एक्सपोज करता है, ठीक है, ये एक्सपोज करता है। और इनब्रीडिंग जो है वो भी हेल्प करता है एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन, ठीक है, ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। और कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग होने से फर्टिलिटी कम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो इसमें से इनकरेक्ट है ये सेलेक्ट नहीं करता एक्चुअली, वो इसे एक्सपोज करता है, हटा देता है, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन आपका, ये एक ही क्वेश्चन था। अब आता है चैप्टर 10 डेट इज माइक्रोस इन ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन। तो सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी का पेज नंबर 167 में है, पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 से, तो चलिए पढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, सीधा एनसीईआरटी से उठा के दिया हुआ है, पेज नंबर 183, देखिए और मार्क कीजिए, ठीक है। तो कौन सा है बताइए, स्टेटिन है जो ब्लड लोअर को कम करता है, ठीक है, सही है ना, ठीक है। और स्टेटिन कहाँ से मिलता है, बताए मोनोस्कास प्रिप्यूरस, इट इज ए ईस्ट, ठीक है। सो यही सब है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आया है। और एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है, चलिए उसको भी देखते हैं। सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर 10 से ही, मैच द ऑर्गेनिज्म विद देयर प्रोडक्ट, किसका क्या प्रोडक्ट है हमें वो अभी मैच करना है, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस का क्या होता है, कर्ड होता है, ठीक है। और सैकेरोमाइसी का क्या होता है, बताओ सैकेरोमाइसी का क्या होता है, सैकेरोमाइसी से ब्रीड होता है, ब्रेड बनता है, सॉरी। और ये जो है आपका एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर से क्या होता है, साइट्रिक एसिड, ठीक है। एसिडोबैक्टर एसिटी से क्या होता है आपका एसिटिक एसिड, तो ऐसा ऑप्शन मिल रहा है 2 में, तो वही होता है, ठीक है। एक्चुअली ये सब माइक्रोब्स है जो हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है।
लैक्टोबैसिलस प्रोडक्शन ऑफ कार्ब में मदद करता है, सैकेरोमाइसिस आपका ब्रेड में, एस्परजिलस आपका साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन में, और एसिटोबैक्टर जो है एसिटिक एसिड में। सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेज नंबर 181 में जाके देखिए तो आपको मिल जाएगा और मार्क कीजिए। इसी तरीके से पढ़ना है आपको एनसीईआरटी, ठीक है गाइस। सो यार काफ़ी मेहनत से बना रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और पूरा देख के नोट डाउन जरूर कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट इज डेट, ठीक है। सो द क्वेश्चन फ्रॉम द सेम चैप्टर, यार 4 क्वेश्चन पूछ लेगा। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, इसमें से कौन सा भैया बायो कंट्रोल एजेंट कर रहा है, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा है, तो चलिए हमें पता है इसमें से बायो कंट्रोल एजेंट है ट्राइकोडर्मा, बी है बैक्यूलोवायरस एंड बेसिलोथुरिंजिएसिस, ठीक है। सो ये एनसीईआरटी पेज 187 में है, जाके आप सारा एनिमल का बायो कंट्रोल एजेंट का आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे राइजोबियम हो गया, ठीक है, नोस्टॉक जो हो गया, ये सब आपका यूज़ होता है इसे बायो फर्टिलाइज़र। और टोबैको मोज़ाइक जो वायरस है TMV, ये एक्चुअली इट इज़ ए पेस्ट जो क्रॉप को हार्म करता है। सो ये होगा नहीं, ठीक है। राइजोपस जो है वो भी बायो फर्टिलाइज़र है, ये है नहीं, तो बायो कंट्रोल यही है, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया बी, सीधा एनसीईआरटी 187 से दिया है नीट 2019 में। बाप रे, और एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से, बाप रे 5 क्वेश्चन आ गया, ओ माय गॉड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, तो कौन सा इसमें से एजेंट है जो प्लांट डिजीज के ट्रीटमेंट में भी मदद करता है। तो ये भी पेज नंबर 187 में ही बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, तो चलो बताओ। तो वो है ट्राइकोडर्मा, ठीक है, जो प्लांट का ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है, प्लांट का डिजीज ट्रीटमेंट में भी। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 11 डेट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से पूछ रहा है। एंडोन्यूक्लियस का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है, पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इसमें से गलत कौन सा है पूछ रहा है, ठीक है। द एंजाइम कट DNA मोलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द DNA, हाँ रेट्रो एंडोन्यूक्लियस कट करता है, ठीक है, पोजीशन में। द एंजाइम्स बाइंड DNA एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड, नहीं, रेस्ट्रिक्ट जो एंडोन्यूक्लियस है ये एक्चुअली इट इज़ ए क्लास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है, एक्सोन्यूक्लियस होता है और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड रिमूव करेगा DNA का एंड से, ठीक है, और एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो स्पेसिफिक कट करेगा विद इन द DNA, ठीक है। सो ये काम करता है इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ DNA इस सीक्वेंस, ठीक है। सो एक बार ये अपना रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस फाइंड कर लिया एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन, तो ये क्या करेगा, वहाँ जाकर बाइंड करेगा, उसको काट देगा, ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन में काट देगा, ठीक है। तो ये जो 2 है ये गलत है, वन ऑफ द स्ट्रैंड में नहीं, बोथ स्ट्रैंड में कट करता है। 3 पढ़ते हैं। सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज आवर राइट आंसर बिकॉज हमें बोला गया कि फॉल्स ढूंढो, ठीक है। द एंजाइम कट शुगर फॉस्फेट बैकबोन, यस सही है। ऑन ईच स्ट्रैंड देखो, बोथ स्ट्रैंड। द एंजाइम रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है, जो सीक्वेंस बोथ तरफ से सेम रीडिंग मारे उसी को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ये आप जाके पेज नंबर 196 पढ़ लो, पूरा क्लियर हो जाएगा एनसीईआरटी का, ठीक है, चैप्टर 11 का। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है DNA प्रिसिपिटेशन, बड़ा सिंपल, कैसे DNA को प्रिसिपिटेट किया जा सकता है, ठीक है। तो DNA प्रिसिपिटेशन करने का एक्चुअली बड़ा ही सिंपल मेथड है, ठीक है। पहले DNA को हम मतलब सेल को लेते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन को एक्चुअली हम डिग्रेड करते हैं, ठीक है, बहुत सारा ट्रीटमेंट करके, है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ भैया, बहुत सारा ट्रीटमेंट देते हैं, है कि नहीं। और उसके बाद फाइनली जो हम DNA लेते हैं एक्चुअली, सो फाइनली DNA ऑब्टेन करते हैं, उसका प्रिसिपिटेंट होता है जब हम उसे चिल्ड इथानॉल में दे देते हैं, डेट इज ऑप्शन 2, पेज नंबर 201, एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग यूज़ होता है, जैसे प्लांट सेल में सेलुलोज यूज़ होता है, ठीक है, चिथिनियस इन केस ऑफ फंगाई, ओके। सो 201 पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो देखो भैया ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। लार्ज स्केल प्रोडक्शन किस में होता है,
पता है हमें बायो रिएक्टर में होता है, ठीक है। कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है वहाँ, 100 से 1000 वॉल्यूम तक हम वहाँ प्रोसेस कर सकते हैं। ये याद रख लीजिएगा, वॉल्यूम अगला एंट्रेंस में ये पूछ दे, ठीक है, क्या पता। पेज नंबर 204 में जाइए एनसीईआरटी का और पढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका चैप्टर 12 से, डेट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। पूछ रहा है व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थुरिंजिएसिस इन बॉलवर्म, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 208 में सीधा मेंशन किया हुआ, ये 208 में पढ़िए जाके बीटी कॉटन के बारे में, बीटी टॉक्सिन के बारे में, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अल्कलाइन पीएच जो गट में होता है ना इंसेक्ट का, वो जाके इसको मतलब एक्टिव कर देता है, ठीक है, प्रोटॉक्सिन को एक्टिव में, ताकि वो उसको मार देता है और वो इन्फेक्ट भी ना कर पाए। समझ गए? क्लियर हो रहा है कि नहीं गाइस? चलो, अपना तो मैं बेस्ट दे रहा हूँ, आप पढ़ लो तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आता है व्हाट इज़ ट्रू फॉर गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, ठीक है। तो गोल्डन राइस जो होता है वो विटामिन ए एनरिच होता है, ठीक है, विथ ए जीन फ्रॉम डैफोडिल। सही है, मतलब विटामिन ए जो होता है, गोल्डन राइस जो होता है वो विटामिन ए में एनरिच होता है, ठीक है। सो यही करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला, इट इज ए पेस्ट रेजिस्टेंट विद ए जीन बैसिलस थुरिंजिएसिस। बैसिलस थुरिंजिएसिस एक बायोपेस्टिसाइड है, ठीक है। और तो यही हम लोग का करेक्ट स्टेटमेंट है ए। तो ये भी सीधा एनसीईआरटी से 2 नंबर 208 पेज से पढ़ लीजिए, ठीक है। विच ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। इसमें से कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड जो है इन्वर्टेड है? बड़ा ही सिंपल आंसर है, पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो इन्वर्टेड होता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वहाँ फिशेज जो होता है एग्जिट करता है फाइटोप्लैंक्टन को। सही है। पेज नंबर आप जाइए इकोसिस्टम चैप्टर नंबर 14 में, पेज नंबर 248 खोलिए और पढ़िए, आपको मिल जाएगा। सही है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट, ठीक है, एक्सटिंक्शन के लिए। सो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन 264 पेज में जाइए तो पता चलेगा कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन, ठीक है। सो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इसका आंसर है। बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है ये, तो वो बोटानिकल गार्डन है, ठीक है, क्योंकि इन सिटू एग्जाम्पल क्या क्या है, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। एक्स सिटू मतलब कंजर्वेशन ऑफ स्पेसीज अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। बोटानिकल गार्डन में प्लांट को ले जाके मतलब उसका नेचुरल हैबिटेट से ले जाके बोटानिकल गार्डन में रखते हैं, ठीक है। तो इन सिटू का एग्जाम्पल हो गया आपका बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीक्रेट ग्रेव, ठीक है, नेशनल पार्क, क्योंकि नेचुरल जगह में ही प्रिजर्व किया जाता है। एक्स सिटू बाहर ले जाएगा, दैट इज जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पेज नंबर 267 में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन, द अर्थ, ठीक है, पूछ रहा है जो रियो डी जेनेरियो हेल्ड हुआ था 1992 में, वो एक्चुअली किसके लिए हेल्ड हुआ था, ठीक है, क्या चीज़ के लिए हेल्ड हुआ था? तो बड़ा सिंपल है, 267 पेज में ही आपको मिल जाएगा इसका आंसर, पढ़ लीजिएगा। वो क्या गया था, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, ठीक है। इसको आर्ट समिट कहते हैं, 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो, ठीक है। और भी इस तरीके से बहुत सारा प्रोटोकॉल है, आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 2020 नीट और 21 के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पॉलीब्लेंड, ठीक है, पॉलीब्लेंड ए फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज़ प्रूवन टू बी ए गुड मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। पेज नंबर 279 में जाइए और पढ़िए, सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अभी हम पढ़ते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोजल करने का सबसे अच्छा तरीका है बहुत गड्ढा खोदो और उसको अंदर में डिप कर दो, ठीक है, कम से कम 500 मीटर का गड्ढा खोदो, उसके अंदर में डिपोजिट करो, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट आर वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल। तो आंसर है डी, ठीक है। तो ये आपका पेज नंबर 280 में मिल जाएगा, कितना 280, ये वाला,
ये वाला 280 एनसीईआरटी का, जाके बाकी भी पढ़ लो। तो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आया हुआ है गाइस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैसेस, बताओ। इतना तो बता दो कौन सा वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। पेज नंबर 281 का भी खोलो और पढ़ो, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट, 60%। मीथेन कितना परसेंट, 20%। CFC जो होता है, CFC आपका 14% करता है। नाइट्रोजन आपका जो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो 6% करता है। ये सब सारा इंपॉर्टेंट है, पूरा ग्राफ ही दिया हुआ है पेज नंबर 281 में, देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है Which of the following protocol did aim for reducing emission of CFC into the atmosphere? पूरा प्रोटोकॉल बहुत सारा 283 में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें से एक प्रोटोकॉल था जो CFC के ऊपर में काम किया था ताकि उसका इमिशन कम हो। क्या नाम है उसको बताओ, सोचो ज़रा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, 1987 में हुआ था, ताकि इसमें हम कंट्रोल करें इमिशन ऑफ ओजोन, CFC का, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। ठीक है, सो गाइस दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वो है जो आपका एक्चुअली आउट ऑफ एनसीईआरटी आया था, जहाँ तक मैंने एनालिसिस करके देखा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक्चुअली एनसीईआरटी बुक में क्या, इंडिया के कोई भी इंस्टीट्यूट के, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे, कोई भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी नहीं थे। ठीक है, तो मॉड्यूल में भी नहीं थे ये क्वेश्चन। ये एक्चुअली ये इसका बारे में सब ने एड किया आफ्टर 2019, ठीक है, आने का बाद। तो ये पूछ रहा है, ये एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं था कि देखो ये क्रोमोसोम है ना, ठीक है, सॉरी ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, सॉरी दिस इज सेंट्रोमियर, तो दिस इज द क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम में एक ऊपर वाला जो होता है वो छोटा होता है, नीचे वाला जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है थोड़ा। तो ऊपर वाले को हम P आर्म कहते हैं और नीचे वाले को हम Q आर्म कहते हैं। टीप में रहता है आपका टेलोमियर, और ये हो गया सेंट्रोमियर जो सिस्टर क्रोमेटिड को अटैच करेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो शॉर्टर आर्म कौन सा है, P, एंड लॉन्गर कौन सा है, Q। तो इसका आंसर हो गया 2। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इस तरीके से मैंने पूरा 90 क्वेश्चन हर चैप्टर का पेज रेफरेंस के साथ क्लियर किया। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि और भी बच्चे देखें और एनसीईआरटी का वैल्यू समझ पाए, किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना है, ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए, कोई भी लाइन छूट ना जाए, कोई भी डायग्राम छूट ना जाए, कोई भी बॉक्स छूट ना जाए, कोई भी पॉइंट छूट ना जाए, ऐसा एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। और अगला वीडियो कैसे बनाऊँ आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट गाइस टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। दिस इज़ माई प्रोमिस टू यू। आप लोग इसको शेयर ज़रूर करेंगे जो भी देख रहे हैं। अगर आपको हेल्प होता है तो प्लीज़ यार दोस्तों भाइयों और नीट एस्पिरेंट को ज़रूर शेयर करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।